Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of grade 7. Today we are going to complete the exercise of chapter number 1, heating and cooling. Starting from the first question, multiple choice question, which are MCQs. Number 1. Why does a spark from a firework not hurt very much if it lands on your hand? अकॉर्डिंग टू दिस ये पूछ रहे हैं कि जो आतिशबाजी के बाद जो चिंगारियाँ स्पार्क नॉर्मली आप देखते हैं, तो जैसे ही वो आपके हाथों पर गिरती हैं आपको इतना एक तरीके से आप इतना ज़ख्मी नहीं होते, आपको दर्द नहीं होता या कोई जलन नहीं होती। तो रीज़न पूछ रहे हैं कि वाई। सो द आंसर ऑफ दिस इज़ द स्पार्क हैज़ लिटिल हीट एनर्जी, क्योंकि स्पार्क के अंदर उन चिंगारियों के अंदर बहुत ही कम हीट एनर्जी होती है। सो यू हैव टू इनसर्कल योर सी ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। देन नंबर 2, हीट एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। हीट एनर्जी को किस में नापा जाता है? डिग्रीज, जूल्स, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जाउल्स, न्यूटन्स एंड पास्कल्स। तो द करेक्ट आंसर इज़ हीट एनर्जी को किस में नापा जाता है? बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इट इज़ जाउल्स। Now third one, which of these does the kinetic theory not explain? इनमें से कौन सा काइनेटिक जो theory है, काइनेटिक नज़रिया है, उसको explain नहीं करता? So concentrate on this word not. So which option do you think is correct? It is heat coming from the sun. बाकी तमाम ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं सिवाय सी के, क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता, यानी हीट वो हीट जो कि सूरज से आती है। देन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज़ हीटेड? क्या होता है जब हम मेटल बार के एक सिरे को गर्म करते हैं? सो आई थिंक यू हैव डन दिस प्रैक्टिकल एक्टिविटी बाय दिस, दैट फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मेटल बार है और इसमें आप एक सिरे को यहाँ से या नीचे से आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसके जो अंदर जो मेटल बार है, चूँकि आपको पता है ये सॉलिड है, तो क्या होगा इनके मॉलिक्यूल्स के साथ? सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज़ करेक्ट? इट इज़ यस, डी। वाई डी? सो इनसर्कल द डी ऑप्शन। मॉलिक्यूल्स एट द हीटेड एंड मूव टूवर्ड्स द अदर एंड, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं वो इतने ज़्यादा हीटअप हो जाएंगे कि वो बाकायदा तौर पे पहले तो वाइब्रेशनल मोशन शो करेंगे, अपनी जगह पर मूव करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस हीट एनर्जी को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स तक मुंतकिल कर देंगे। इज़ इट क्लियर क्लास? नाउ नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कॉन्टीन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर सेट अप इनसाइड अ केटल व्हेन इट इज़ हीटेड? उस मुसलसल होने वाली सर्कुलेटिंग स्ट्रीम मैंने आपको ये बताई थी कि बाकायदा तौर पे एक सर्कल की शक्ल में बाकायदा तौर पे आप रेगुलरली या एक रेगुलर पैटर्न में, जब यूँ समझ लें कि जो नीचे से आपके जो कोल्ड वाटर है वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करता है और ये हॉट वाटर बन जाता है। तो इसी तरीके से रिप्लेसमेंट और ये पूरा एक सर्कुलेटिंग एक सर्कल चलता है जिसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर और कोल्ड वाटर हॉट वाटर को रिप्लेस करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब ऊपर से ठंडा पानी नीचे आता है तो नीचे से पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो ये कॉन्टीन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम क्या कहलाती है? यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शन एंड द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, and according to your question number 2 it is true or false. So you have to write down true or false in front of each sentence. Number 1, you can still burn your tongue on a cup of tea even though it may be not very hot. अगर आप एक चाय का कप पी रहे होते हैं तो आपकी ज़बान जल सकती है, हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो इसकी रीज़न आप बताएंगे कि क्यों नहीं होती? तो ज़ाहिर बात है हमने स्पार्क से आपको ये रीज़न बताया भी था। तो आपकी ज़बान क्यों जल जाती है ये भी आपको पता है कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके ख़्याल में कौन सा आंसर इसमें सही लग रहा है आपको? ट्रू या फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट? इट इज़ ट्रू, क्योंकि हीट एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से ज़बान जल सकती है, हालांकि आपका चाय का कप इतना गर्म नहीं है। ना नेक्स्ट वन, नंबर 2, हीट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। हीट को
एक आले या जिसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है थर्मामीटर, उससे नापा जा सकता है। तो हीट के नापने के लिए तो नहीं होता थर्मामीटर, टेम्परेचर के नापने के लिए होता है। तो यू कैन राइट हियर फॉल्स, एंड वाइट इज़ फॉल्स, इवन यू हैव टू राइट डाउन दैट specific word over here, it is temperature, which is the correct word here, temperature, क्योंकि temperature को हम thermometer से नापते हैं। Then comes third, when water changes its state from ice to solid, the total mass of the water never changes। जब पानी अपनी state of matter change करता है, कहाँ से? जब वो बर्फ़ से पानी बन जाता है, तो जो उसका पानी का जो टोटल मास होता है वो तब्दील नहीं होता, बिल्कुल ये तब्दील नहीं होता। इट इज़ ट्रू, जो पानी है वो पानी रहता है, कभी भी उसकी कॉम्पोजिशन या उसका वज़न तब्दील नहीं होता। अ शॉर्ट मेटल स्पून इज़ बेटर फॉर स्टिरिंग हॉट सूप देन अ लॉन्ग मेटल स्पून। इसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक हॉट सूप के अंदर दो तरह के जो हैं वो स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, एक का जो हैंडल है यानी शॉर्ट मेटल स्पून है और दूसरा जो है वो लॉन्ग मेटल स्पून है, यानी एक तरीके से ये मैं शॉर्ट बना रही हूँ, एक लॉन्ग जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है, लॉन्ग मेटल स्पून ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यानी ट्रू फॉल्स के लिए उन्होंने दिया कि शॉर्ट यानी छोटा जो मेटल स्पून होगा वो स्टीयरिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू हॉट सूप में जो आप चम्मच चला रहे होते हैं, तो वो लॉन्ग मेटल स्पून यानी लंबे मेटल स्पून की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपके ख्याल में ये सही है या गलत? इट्स फॉल्स। क्यों? रीज़न अब आपको बताना है कि अ शॉर्ट मेटल स्पून इज़ बेटर फॉर स्टीयरिंग हॉट सूप देन अ लॉन्ग मेटल स्पून। तो आप इसकी करेक्शन कीजिए कि क्यों गलत है ये। क्योंकि अ शॉर्ट मेटल स्पून इज़ नॉट बेटर, आप यूँ कर दें इसको सेंटेंस को, नॉट बेटर। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक छोटा चम्मच बड़े चम्मच की निस्बत जो है वो क्यों इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है छोटे चम्मच में क्या नुकसान होगा कि आपके हाथ के जलने का खदशा ज़्यादा होगा, और ये मेटल का बना हुआ है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका हैंडल और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मेटल है। और मेटल की ख़ास बात अभी मैंने ऊपर बताई थी कि जब इसको गर्म होने के बाद गर्म किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, यानी एक एंड से हीट एनर्जी दूसरे एंड तक बहुत रैपिडली पहुंच जाती है, जिससे ये होता है कि आपके हाथ जलने का खदशा रहता है, यानी हाथ जलने का इम्कान होता है। देन कम्स नंबर 5, हीट कैन ओनली बी कैरीड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये सेंटेंस आपने पढ़ा भी है रीज़न में, एंड इट इज़ ट्रू, ये सही बात है, क्योंकि हीट जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए ज़्यादातर आपके लिक्विड्स और गैसेस में से गुजरती है। Now on page number 12 we have question number 3, use the given words to fill the gaps. These are the magic or key words which are given here, like condenses, freezes, gas, liquid, melts and state. Now the first sentence, ice is a solid। ice जो है वो एक solid state है, यानी बर्फ़ आपकी एक solid matter होता है। when it is heated it dashed and becomes water। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। बर्फ़ जो आपकी सॉलिड स्टेट है, इसको अगर आप पिघलाएं या इसको गर्म करें तो ये मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर, और पानी बन जाता है। वाटर इज़ अ डैश विच बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या चीज़ है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में आता है? तो ये लिक्विड है, और ये किस पे बॉयल होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। एट दिस टेम्परेचर इट टर्न्स इनटू अ डैश कॉल्ड स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये किस में तब्दील हो जाता है, ये गैस में तब्दील हो जाता है। तो जो वर्ड्स आप ऊपर से पिक कर रहे हैं उनको आप टिक कर लें ताकि वो वर्ड दोबारा रिपीट ना हो। तो ये गैस में तब्दील हो जाता है, और गैसियस वाटर को हम स्टीम भी कहते हैं। व्हेन स्टीम कूल्स इट डैश एंड टर्न्स बैक इनटू वाटर। जब स्टीम ठंडी हो जाती है तो ये डैश यानी क्या होती है, कौन सा प्रोसेस होता है, एंड टर्न्स बैक इनटू वाटर। तो इसमें हमारे कंडेंसिस का प्रोसेस होता है, यानी कंडेंसिंग होती है। और कंडेंसिंग क्या है या कंडेंसिस क्या होना होता है, ये क्या अमल है जिसमें कोई चीज़ ठंडी हुई होती है, इसमें से हीट एनर्जी रिमूव होती है। तो ठंडे होने के बाद आपकी जो गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर यानी स्टीम है वो दोबारा से लिक्विड यानी पानी में तब्दील हो जाती है। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर डैश एंड टर्न्स बैक इनटू आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर डैश और
आइस में तब्दील हो जाता है। वाटर का प्रोसेस पूछ रहे हैं कि वाटर किस में तब्दील हो रहा है, आइस में। तो वाटर क्या हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे कि दोबारा से लिक्विड वाटर जो है आपका आइस बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप पानी को फ्रीज़र के पोर्शन में रखते हैं, फ्रिज के अंदर या डीप फ्रीज़र में, तो पानी किस में तब्दील हो जाता है, पानी आइस में तब्दील हो जाता है। और ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पे कि चेंज होता है पानी, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर पर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, इस पे लिखेंगे आप, यहाँ से वर्ड पिक कर लें फ्रीजेस, यहाँ पर लिख रहे हैं आप फ्रीजेस, यानी पानी फ्रीज़ हो रहा है, जमता है, और जमने के बाद ये किस में तब्दील हो रहा है, ये आइस में तब्दील हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ विच यू हैव सीन अबव। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस ऑफ व्हाट, ये आपकी पानी की मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं, हालतें हैं, जिसमें आपने एक फॉर्म में पानी को चेंज होते हुए दूसरे फॉर्म में देखा। जैसे हमने स्टार्ट किया था आइस से, तो आइस कौन सी स्टेट है बेटा, आइस सॉलिड स्टेट है पानी की। ये किस में तब्दील हुआ, ये लिक्विड वाटर में तब्दील हुआ। लिक्विड वाटर किस में तब्दील हुआ, लिक्विड वाटर आपका मज़ीद तब्दील हुआ गैशियस वाटर में, जिसको हमने स्टीम का नाम दे दिया। तो ये 3 ऐसी हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें हम कह रहे हैं कि दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट, जिसमें पानी मुख्तलिफ हालतों में तब्दील हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द केल्विन स्केल स्टार्ट्स एज एब्सोल्यूट 0। सो यहाँ पर आप टेबल चेक कीजिए कि ये केल्विन स्केल है और ये सेल्सियस स्केल की कुछ वैल्यूज़ हैं, एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज द डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल। जब ये कह रहे हैं कि केल्विन स्केल पे जो आपकी डिग्रीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर की, वो बिल्कुल वैसी हैं जो कि सेल्सियस स्केल पे, यानी उनमें जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन सेम साइज़ पर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू फिल इन द मिसिंग टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल। आपने दोनों स्केल यानी सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल पर इन मिसिंग टेम्परेचर्स को लिखना है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। फॉर दिस पर्पस यहाँ पर हम पहले केल्विन स्केल को फिल कर लेते हैं। केल्विन स्केल में हमारे पास जो नोन वैल्यू है टेम्परेचर की, दैट इज़ 373। सो 373 में हमने ऊपर की वैल्यू मालूम करनी, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, प्लस 100 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 373 में प्लस करना है आपने 100, तो ये आ गई आपकी 473। फिर 373 को जब आप नीचे की तरफ वैल्यूज़ लेके जा रहे हैं, तो आपने अब 373 में माइनस करना है 100 को, और ये वैल्यू आपके पास फिर आ जाएगी 273, यानी 373 माइनस 100 आपने किया तो 273। अब मज़ीद आपने 273 में से जब माइनस किया 100 को, तो ये आ गया 173, यानी हर दफ़ा आपने 100 को नीचे जाते हुए माइनस और ऊपर जाते हुए 100 प्लस कर देना है। अब मज़ीद ये कि 173 में से आपने माइनस करना है 100 को, तो क्या वैल्यू आपकी बच रही है, ये बच रही है आपके पास 73, तो आपने 73 यहाँ लिख देना है। और फिर आपको ये उन्होंने बता दिया कि ये 0 इंडिकेट कर रहा है, केल्विन स्केल स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट 0, सो दिस इज़ एब्सोल्यूट 0। While on the Celsius scale, you have to move down again, once again in the similar manner. So starting from 200 से नीचे आप आ रहे हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था, क्योंकि सेम साइज़ है, वो सेम साइज़ क्या रखा है इन्होंने, अप्रॉक्सीमेट 100 रखा है। तो अब आपने क्या करना है कि जो 100 की वैल्यू है वो आपने पिछले नंबर्स में से माइनस करना है। जैसे 200 में से 100 माइनस करें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ओनली 100। एंड फिर आप 100 में से 0 माइनस करेंगे, और यानी इस तरीके से नहीं जाना कि आपने 100 में से 0, आपने हमेशा 100 में से ये नंबर माइनस करना है, 100 ही माइनस करना है। 200 में से 100 माइनस किया तो 100 आया, 100 में से अब 100 दोबारा माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यानी 100 में से 100 माइनस किया तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। क्लियर। अब इस 0 में से आपने क्या माइनस करना है, अगेन 100 माइनस करना है, तो ये आपके पास 100 ही आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि आप फ्रीजिंग पॉइंट में चला गया आपकी वैल्यू, टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया है। और जब प्लस में होता है तो फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा आपने माइनस 100 में से अब क्या करना है, 100 माइनस करना है। तो अब ज़ाहिर बात है 100 आप माइनस करें तो वैल्यू आपकी उसके लिहाज से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। आप माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस 100 और माइनस तकरीबन यानी 100 अगर आप माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास यानी प्लस आ रहा है, तो आपने इसको प्लस कर देना, और माइनस का साइन आके यहाँ पर हो जाएगा 200। क्लियर हो गई ये बात। तो ये 100 और 100 माइनस माइनस प्लस की वजह से 200 हो गया। यानी ये नहीं हुआ कि आपने माइनस 100 में से 100 माइनस किया तो 0 आ गया। ये क्लियर हो गई बात आपको।
फिर उसके बाद आपने -200 को जो है वो वैल्यू को एज इट इज़ रखा। इसमें आपने मज़ीद जो है कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये हुई हैं कि हमारे पास जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो होता है, और 0 केल्विन पे जब हम सेल्सियस में लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हमेशा -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर इसीलिए उन्होंने बताया -273, और ये आपका एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाता है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। So now come, this is first question is being done for you. Write a rule for changing temperature on the Celsius scale to the temperature on the Kelvin scale. अब यहाँ उन्होंने कन्वर्जन करने का कहा है कि आप किस तरीके से वो रूल बताइए जिससे आप सेल्सियस स्केल के जो टेम्परेचर होता है उसको केल्विन स्केल में तब्दील कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल सोल्यूशन। हमारा वो सिंपल सोल्यूशन क्या है? वो सिंपल सोल्यूशन हमारा एक फॉर्मूला है, एंड व्हाट इज़ दैट फार्मूला? वी हैव टू ऐड 273 इन आवर रेगुलर फार्मूला, एंड मैं इसको यहीं लिख देती हूँ अगर आपको नज़र आ जाए। सो के केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. So this is the most that is the simplest answer of this question कि आपने वो रूल बताना है जिससे आप केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट रूल? वही रूल ये है कि आपने सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड ईजिली यू कैन चेंज एनी काइंड ऑफ योर degree Celsius temperature into the Kelvin. So you have to add 273 to the degrees on the Celsius scale to convert into Kelvin scale. So this is your answer. Now applying the same rule or formula to convert the following Celsius temperature to the Kelvin scale. अब आपने क्या करना है बेटा? आपने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इन 3 जो टेम्परेचर्स आपके सामने दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है, यानी ये डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं, आपने इसको हर टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको इसमें एक ए पार्ट करके देती हूँ ताकि आप बी और सी पार्ट करने में ख़ुद कोशिश करें और ख़ुद आप इतना यानी अपने अंदर एक हिम्मत पैदा कीजिए कि जब एक चीज़ आपको समझाई जाए तो दूसरे आप खुद करने की आप में एबिलिटी हो। तो आपको मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ बोर्ड पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 जो आप कर रहे हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट के भी आपके ए बी सी पार्ट है जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपके लिए कर रही हूँ। 300 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में, के फॉर केल्विन। नाउ अगेन यू विल अप्लाई द सेम फार्मूला ऑफ conversion of Kelvin into, or even you can convert the Celsius scale into the Kelvin scale. तो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास बन रहा है K is equals to डिग्री सेल्सियस प्लस always add 273 डिग्री सेल्सियस which is actually the absolute temperature. यहाँ हमारे absolute temperature scale की वैल्यू होती है। तो only you have to put the formula में आपने क्या ऐड करना है? only you have to put the value of डिग्री सेल्सियस which is mentioned here 300. So 300 डिग्री सेल्सियस में आप ऐड कर देंगे 273 और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम प्लस करें तो क्या आंसर आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपके पास 300 में आप प्लस कर दें अपने रफ कॉलम बना के 3 7 3 and 2 5. So answer is 573. Now mention the unit as well. जो भी आपका जो सिंबॉलिक यूनिट होते हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये आपका आ गया केल्विन, तो ये आपका आंसर आ गया। In the similar manner you will do the B and C part. Now the fourth part of your question number 4, use the kinetic theory to explain why it is not sensible to convert temperatures lower than -273 degree Celsius to the Kelvin scale. अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर मतलब ये अगर सोल्यूशन हम ढूंढना चाहें कि -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है जो कि आपकी केल्विन स्केल में ज़ीरो के बराबर है, तो ज़ीरो आपको मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है? ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहलाता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि हम -273 डिग्री सेल्सियस से कम जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में तब्दील या कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो रीज़न आपने क्या लिखना है? एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ द टेम्परेचर at which a molecule has no heat energy or material has no heat energy, because materials are made up of
molecule. So molecule has or molecules have no heat energy because आप क्या लिखेंगे once again 0 -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो कि केल्विन में 0 के बराबर आता है। और अभी मैंने ये बताया भी था आपको कि 0 केल्विन क्या है। 0 केल्विन इज़ दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द मटीरियल और द मॉलिक्यूल्स इन द मटीरियल show no heat energy. So this will be the answer of the part number 4. So listen it very carefully and write your answer in wording. Next question, question number 5 is the diagram show the kinetic theory model of an evaporating liquid. So describe what is happening. इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपको इस वक्त एक डायग्राम नज़र आ रही है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम नॉट टू स्केल लिखा हुआ है, यानी हमने यहाँ पर कोई ऐसा बर्नर, कोई ऐसा हीट सोर्स नहीं रखा हुआ। हम कोई अपना स्केल यूज़ नहीं कर रहे, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे जिससे हम अपने इस टैंक के अंदर जो हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा चाहे वो पानी हो, अल्कोहल हो, जो भी, हम उसको गर्म भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ उसको एक रूम टेम्परेचर पे हमने छोड़ दिया है, यानी इस टैंक के अंदर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल पानी भर के रख दिया है। तो ये हमारा लिक्विड हो गया। अब ये आपको जो सर्कल्स अंदर नज़र आ रहे हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या हैं? लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम पार्टिकल्स भी कहते हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। नाउ डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। अब आपने ये बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। आप प्रोसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोसेस और इवन यू हैव टू मेंशन कि हो क्या रहा है। सो फॉर दिस यू हैव टू राइट डाउन the particles are gaining kinetic energy. The particles are gaining kinetic energy and some of them are escaping from the surface. Which is the surface of liquid? This one. So what is happening inside first of all? ये आपको नज़र आ रहा है कि जो मूवमेंट इन्होंने बताई है ना इन पार्टिकल्स की, वो इस तरह से कुछ छोटे छोटे जो हैं वो एरियाज उन्होंने शो कर दिए उसके अतराफ में। सो ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। सो दे आर नॉट ओनली मूविंग, दे हैव लॉट ऑफ स्पेस अमंग दीज मॉलिक्यूल्स। सो ड्यू टू देयर लार्ज स्पेसेस अमंग देम they are running, they are moving very fast. So that's why some of the molecules, in which two molecules you are seeing or observing here, they are escaping from the surface of the liquid. So what is happening? Once again you have to write down, the particles are gaining kinetic energy. The particles are gaining kinetic energy and some of these molecules, some of the molecules of the liquid are escaping from the surface of the liquid. This is happening. So what is needed to make this happen? क्या चीज़ है जो कि ये तमाम अमल कर रही है? कौन सी चीज़ है जो इस अमल में मदद कर रही है? तो यू हैव टू राइट डाउन कि कौन सी चीज़ है जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जो है वो आपके कंटेनर से, आपके टैंक से निकाल रही है। सो इट इज़ बेसिकली हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। नाउ दे आर नॉट टेलिंग यू कि ये हीट एनर्जी कहाँ से, हमने तो यहाँ इसको टैंक को गर्म भी नहीं करे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट आंसर। सो आंसर नंबर 2 फॉर दिस यू हैव टू राइट डाउन हीट एनर्जी। सजेस्ट वेयर दिस एनर्जी माइट कम फ्रॉम। बताइए कि ये एनर्जी यानी हीट एनर्जी कहाँ से आई। तो अब जब आप नॉट टू स्केल यानी कोई आपने बर्नर भी यहाँ नहीं लगाया हुआ। बर्नर आपने देखा होगा कि चूल्हा, जैसे घर में आप चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे से हीट निकलती है, आग निकलती है, उससे आपके जो कुकिंग है वो होती है। तो यहाँ तो हमने कोई बर्नर सेट किया ही नहीं है। नॉट टू स्केल का मतलब ये हो गया। तो ये हीट एनर्जी कहाँ से आई? सो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। दिस हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। कहाँ से आई? द सन। ये हीट एनर्जी सूरज से आई है। हमने इस टैंक को सूरज के सामने रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आप सूरज भी बना दें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सूरज से। तो सूरज की जो हीट रेज़ हैं, ये लाइट रेज़ हैं, आपको पता है सूरज जो है हमारी दुनिया के लिए रोशनी का और हरारत यानी हीट का भी ज़रिया है। तो ये सूरज से जो है वो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ वेयर एवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन द होम। तो ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग। एक्चुअली ये एक ऐसा अमल है जिसमें एवेपोरेशन हो रही है। सो व्हाट इज़ एवेपोरेशन? इन विच द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर चेंज इनटू द gaseous water or steam.
So this process is called evaporation. So what is happening? Evaporation is happening because the liquid molecules, after getting heat energy from the sun, their molecules are moving faster from here to there, and some of the molecules which are escaping, बाकायदा आपको नज़र आ रहा है कि लिक्विड से बाहर निकल गए ये दो मॉलिक्यूल, so they are escaping from the surface of the liquid and moving into the air, and process by which the liquid molecules of water are changed into the gaseous form of water is called evaporation. So give an example of where evaporation takes place in the home. आपने ये बताना है कि घरों में आप जहाँ रहते हैं क्या evaporation का अमल होता है? तो बिल्कुल होता है. आप क्या कहाँ देखते हैं evaporation का अमल? So evaporation के अमल का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर आप बॉइलिंग वाटर जो है वो उबलता हुआ पानी कहीं पर रख दें तो थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी, अगर आप हीट उसको प्रोवाइड ना भी कर रहे हो, तो बॉइलिंग वाटर जो आपका केटल के अंदर होता है तो वो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उसमें जो लेवल होता है, यानी फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्लास में भी गर्म पानी ले लिया है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जब पानी ठंडा हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड के वेपर्स हैं वो इसमें से रिमूव हो जाते हैं और लेवल जो है वो ग्लास के अंदर कम हो जाता है. In the similar manner, you can also write down the drying procedure of the cloths. Drying cloths आपके पास एक और एग्जांपल है. Drying cloths क्या है? अगर आप जैसे मदर आपकी जो है वो वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने के बाद जब निकालती हैं, निकालने के बाद उनको जब बिछा देती हैं किसी रोप के ऊपर या छत पर, आप जाकर देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें से पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है. तो ये ड्राई क्यों हो रहा है, कपड़े आपके खुश्क क्यों हो रहे हैं? तो रीज़न ये है कि उसमें से पानी इवेपोरेट हो रहा है. तो इवेपोरेशन का अमल आपके ड्राइंग क्लॉथ से भी वाज़ेह हो जाता है. देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द डायग्राम शोज़ अ रेफ्रिजरेटर. डायग्राम के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? ये रेफ्रिजरेटर यानी जो आप फ्रिज घर में यूज़ करते हैं उसका साइड पोज इन्होंने दिखाया है, साइड से दिखाया. ये बैक साइड है और ये आपका फ्रंट डोर है. ये जहाँ से डोर का आपको हैंडल भी नज़र आ रहा है, तो ये आपका क्या है, फ्रंट डोर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज का आपका फ्रंट डोर आपको नज़र आ रहा है. अब यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारी आपके इसके अंदर जो है पाइप लाइन से कुछ बिछे हुए, नीचे भी आपके पास एक राउंड शेप में कुछ आ रहा है. यहाँ एक फूड है जो कि रखी हुई है. फूड का मतलब ये कि ये इस एक तरीके से आपकी कूलिंग जो है वो इसमें हो रही है, जिसकी वजह से ये फूड आपकी ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये आपने अब फ्रीज़ कर दी है या रेफ्रिजरेटर में रख दी है. अब अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस विच आर एक्चुअली based on the conduction, convection and radiation. Here all these three processes are written. So in and around the refrigerator heat is moving by conduction, convection and radiation. अब उन्होंने ये बता दिया है कि इस पूरे फ्रिज के अंदर जो आपकी हीट के ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो तीन अमल यानी तीन मेथड्स के ज़रिए हो रहा है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन ऑन द पेज नंबर 13. So according to this you have to write down the answers in this way. So which is your first question related to this? Yes. So which process is mainly responsible for? This will be the first part of question number 6. Cool air dropping from the freezer compartment. कूल एयर, ठंडी हवा जो है वो फ्रीज़र के कंपार्टमेंट से आपको पता है कि नीचे की तरफ भी आ रही होती है. आपके दो पोर्शन होते हैं ना फ्रिज में, ऊपर और नीचे का. तो ज़्यादातर जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट होता है वो ऊपर होता है और वहाँ से बाकायदा जो एक ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है और इस तरीके से जो चीज़ आप नीचे वाले डोर में रखते हैं वो आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि उसको भी ठंडक मिल रही होती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड व्हाई दिस happens? Because it is due to the process or method called convection. ये किस वजह से है? ये convection की वजह से, क्योंकि convection की वजह से जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है और नीचे से जो गर्म हवा है आपको पता है ऊपर हो जाती है और एक तरीके से convection करंट जो है वो स्टेबलिश हो जाता है. नंबर 2, heat lost to the outside air from the cooling fins. अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि पीछे के साइड पे
आपकी जो फ्रिज की बॉडी के पीछे का हिस्सा होता है उसमें कूलिंग फिन्स लगे होते हैं। कूलिंग फिन्स जो हैं वो ऑल ओवर पूरे मौजूद होते हैं। तो कूलिंग फिन्स से जो आपकी आउट यानी हीट लॉस टू द आउटसाइड एयर, यानी कहने का मकसद क्या है कि आउटसाइड एयर जो है वो बाकायदा हीट रिलीज़ हो रही होती है उन कूलिंग फिन से। तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें बाकायदा तौर पे हीट वहाँ से रिलीज़ होती है? तो ये आपका रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा होता है फ्रिज के अंदर। कहाँ से? दोबारा से ये देख लीजिए कि कहाँ से होता है ये। कूलिंग फैंस कहाँ पर लगे हुए हैं? ये यहाँ पर बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कूलिंग फैंस हैं। ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये आपका जो है रेफ्रिजरेंट यानी वेपर्स हैं जो कि इसके अंदर पाइपलाइन से सिस्टम में जा रहे होते हैं। और ये आपका जो है वो रेफ्रिजरेंट यानी लिक्विड है। ये पीछे की साइड पे एक नाली से आपको दिख रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कूलिंग फैंस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी को स्केप कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर का हिस्सा ठंडा और जो भी हीट इसकी प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर थ्रू इट्स आउटर पैनल्स। किचन से जो हीट एनर्जी यानी नॉर्मली यानी हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर, क्या मतलब हुआ कि हीट से क्या हो रहा है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर किचन से निकलने वाली जो हीट है किसके ज़रिए एंटर होती है? इसके आउटर पैनल्स की मदद से। ये आउटर पैनल जो है वो क्या है? ज़ाहिर बात है बैरूनी हिस्सा। और ये आपके किस मेथड के ज़रिए? क्योंकि आउटर पैनल जो है वो मेटल के बना होता है और मेटल जो है वो मेटल जो है ज़्यादातर कंडक्ट करते हैं हीट कंडक्शन से। हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर ईच टाइम द डोर इज़ ओपन। अब ये भी उन्होंने बता दिया कि एक तो आउटर पैनल से और फिर जो हीट अगर आपका फ्रिज किचन के अंदर मौजूद है तो उससे किचन में आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर कैसे दाखिल होती है। हर एक दफ़ा जब आप उसको देखते हैं कि वो डोर खोलते हैं तो डोर से वो हीट जो है वो फ्रिज में दाखिल हो जाती है। तो ये कौन सा अमल है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये आपके दो प्रोसेसेस हैं। एक आपके पास आता है कन्वेक्शन और आप इसमें दूसरा प्रोसेस लिख सकते हैं कंडक्शन।